दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आज हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि मेरा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। तो अगर हम इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो कोशिका कोई भी जीव, कोई भी पेड़ पौधा जितने भी हैं सभी कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो कोशिका के बारे में अगर बात करें हम तो देखने का प्रयास करेंगे कि कोशिका दो टाइप का होता है। एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका समझ में आया। और जो जंतु कोशिका होता है, इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। समझ में आया। ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टर्म देखने का प्रयास करेंगे इसमें। तो इसके बीच जो आवरण होता है, इसके बीच जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, ये तरल पदार्थ है, इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव, यानी इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में जो होता है ये, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो संरचना की दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करें तो कोशिका का तीन भाग होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका द्रव, तीसरा होता है केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के अंदर भी एक फ्लूइड्स होता है जिसको कहा जाता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, ठीक है, इसको केंद्रक बोला जाता है। समझ में आ गया। और अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो ये कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी कोशिकांग होती है। कोशिका द्रव में बहुत सारी कोशिकांग होती है, जैसे कि मेरा अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद राइबोसोम, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके बाद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। इसके बाद चौथा जो इसका कोशिकांग है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। समझ में आया। इसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करें तो लवक, ये प्रायः लवक ये प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, यानी पादप कोशिकाओं में होता है। समझ में आ गया। और अगर नेक्स्ट वाला देखने का प्रयास करें तो तारकाय है, जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। इसके बाद राजधानी। वैसे जंतु कोशिका की राजधानी बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अगर उसी प्रकार अगर हम पादप कोशिका का बात करें तो देख लीजिए, यहाँ जंतु कोशिका के बीच में एकदम मिडिल में मेरा क्या है? न्यूक्लियस है, यानी केंद्रक है। समझ में आ गया। लेकिन पादप कोशिका में क्या है? ये साइड में होता है, एक किनारे पर। ठीक है, और ये बड़ा सा क्या है? ये इसको कहा जाता है राजधानी। समझ में आया। और पादप कोशिका में एक और जो है, ये सबसे बाहरी, ये बीच वाला झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। और सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। समझ में आ गया। ये कोशिका भित्ति क्या है? ये बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यहाँ पे लिखा हुआ है केवल पादप
कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ में आ गया। तो दोनों में हम डिफरेंट ये निकाले हैं कि जो मेरा जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होता है। समझ में आ गया। और जंतु कोशिका में लवक भी नहीं होता है, लवक ये कोशिकांग नहीं होता है। ये सिर्फ किस में होता है, ये होता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में। समझ में आ गया। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये बेसिक पॉइंट ऑफ सेल, सेल के बारे में बेसिक चीज़ों पर आज ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला ये है कि कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ सेल, इसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका को जीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। मतलब ये जो सेल्स होता है किसी भी जीव का, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। मतलब ये सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। समझ में आ गया। अब हम अगर देखने का प्रयास करें तो कोशिका के अंदर दो टाइप का पदार्थ होता है, ठीक है। कोशिका के अंदर कितने टाइप का पदार्थ होता है, दो प्रकार का। एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आएगा मेरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद कोशिका के अंदर अकार्बनिक पदार्थ, ये क्या है, जल है, खनिज लवण इत्यादि पाई जाती है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और अगर देखने का प्रयास करें तो ये जो मेरा न्यूक्लियस है, केंद्रक, इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स। ब्रेन ऑफ सेल्स यानी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, किसको, केंद्रक को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। समझ में आ गया। अब हम इसकी खोज के बारे में चर्चा अगर करेंगे तो सर्वप्रथम एक रॉबर्ट हुक, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिकाओं की खोज की। लेकिन ये जो कोशिकाओं की खोज की, क्या ये जीवित कोशिका था, तो इसका जवाब है नहीं, ये मृत कोशिकाओं की के रूप में खोजा था, ठीक है। समझ में आ गया। अगर हम इसके खोज के संदर्भ में बात करें तो यहाँ देखने का हम ये प्रयास करेंगे कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, जीवाणु का। तो जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु को खोजा था, कितने ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किनका खोज किया था, तो ये बैक्टीरिया का खोज किया था। किनका किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था। समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा अगर बात करें, हम रॉबर्ट हुक के बारे में समझ गए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में समझ गए। रॉबर्ट हुक मृत कोशिकाओं के रूप में खोजा था सेल को, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जीवित कोशिका के रूप में खोजा था। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर चले तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन किनका खोज किया था, तो ये किया था केंद्रक का। जो कोशिका के अंदर जो भी केंद्रक होता है, ठीक है, बीच में, उनका खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम आगे देखने का प्रयास करें तो पुरकिंजे, ठीक है। अब देखिए पुरकिंजे किसका खोज किया था, जीव द्रव का। समझ में आया, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। समझ में आ गया। ये जो पुरकिंजे था, ये जीव द्रव ये किनको बोला, ये बोला आपको
प्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसको क्या बोला? जीव द्रव। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो एक यहाँ पे स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक था, एक स्वान था। ठीक है, इन दोनों मिलके एक सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत। उसमें से जो स्लाइडेन था, इनका कहना था कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, और स्वान जो था, इनका कहना था जितने भी जंतु हैं वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इस संदर्भ में दोनों मिलके एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था? कोशिका सिद्धांत। समझ में आ गया। ये कब दिए थे? 1838-39 में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एमनॉल और ई रस्का। ठीक है, ये दोनों क्या किए? ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए। कब? 1931 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विर्चो। क्या नाम है इनका? विर्चो। विर्चो क्या किए? इनका कहना था कि जो न्यू सेल होता है, ठीक है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में ये चर्चा किए थे। इनका कहना ये था कि जो नई कोशिका होता है, ठीक है, नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम ओमेनियस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब हुआ ये ग्रीक लैंग्वेज है। समझ में आ गया। ओमिनस सेलुआ ई सेलुआ। ठीक है, ये इनका कहना था कि जो भी नई कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मतलब जो पुरानी कोशिका होती है उससे नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ पढ़े थे जैसे कि लवक के बारे में। तो लवक ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। ये 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है। ठीक है, ये पौधे की जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्रोमोप्लास्ट, इसको कहेंगे हम हिंदी में अगर बात करें तो अवर्णी लवक कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट को। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अवर्णी लवक। और जो मेरा क्रोमोप्लास्ट है इसको क्या कहेंगे? वर्णी लवक। वर्णी लवक। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हरित लवक। हरित लवक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो लवक कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप। ये पौधे की जड़ की कोशिकाओं में होता है, और ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये रंगीन होता है। ये फूलों में और बीजों में रंग प्रदान करता है। समझ में आ गया। और ये जो हरित लवक है ये पौधे में हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि हरित लवक में ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है, समझ में आ गया, जिसको पर्णहरित कहते हैं हिंदी में। तो इनका काम है, पौधे में एक क्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, इसलिए पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही क्लोरोफिल का उपयोग होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और जड़ से जल और खनिज लवण लेता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और सूर्य प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। समझ में आ गया। तो लवक हम लोग समझ गए 3 टाइप का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। जो मेरा अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ में आ गया? ये जो मेरा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये इस पे क्या रहता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है? संश्लेषण करता है। समझ में आ गया? और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होता है ये किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। एक्चुअली राइबोसोम जो होता है ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लाइसोसोम का बात करेंगे। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग। इसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का ऊर्जा गृह। समझ में आ गया? कोशिकाओं का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो कोशिकीय श्वसन होता है, जैसे हमारे शरीर में हम जो खाना खाते हैं तो वो जलीय घोल के रूप में हमारे ब्लड में जाता है, फिर हमारे सेल तक पहुंचता है। तो वो जो ग्लूकोज हमारे सेल तक गया तो फिर सेल के अंदर भी तो पाचन चाहिए, तभी तो सेल डेवलप होगा। तो वही क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के माध्यम से उसका विखंडन करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये क्या है? हुमेन का बात कर रहे हैं मानव शरीर के अंदर, तो ये अंडाणु है, जो कि किसमें इसका फॉर्मेशन किसमें होता है? फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में। फीमेल के अंदर ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। ओवरी मतलब अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? ओवम का, यानी हम हिंदी में ही लिख देते हैं अंडाणु का, अंडाणु का। ठीक है। तो अंडाणु ये जैसे कि ये एग है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, एग सेल्स हैं। तो ये क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, ये इसका फॉर्मेशन किस में होता है? तो इसका फॉर्मेशन होता है मेल में यानी पुरुष में। समझ में आ गया? और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है फीमेल में। मतलब ये अंडाणु जो बनता है ये बनता है फीमेल के ओवरी में यानी अंडाशय में। ठीक है। स्त्री, स्त्री, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका ये होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। कितना होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। समझ में आ गया? अब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। कितने ईस्वी में इसका खोज किए थे? 1665 ईस्वी में। फिर देखिए आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल पी स्वाम्पसन। कार्ल पी स्वाम्पसन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये A.K. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ये ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। समझ में आ गया? तो ये ल्यूवेनहॉक किनका खोज किए थे? तो ये
बैक्टीरिया का खोज किए थे। ठीक है, और सबसे पहले जीवित कोशिका का यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इतना बात जानने के पश्चात हम देखने का प्रयास करेंगे जो ये कोशिका है, ठीक है, ये दो टाइप से होता है। ठीक है, एक होता है अविकसित कोशिका, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अविकसित कोशिका, ठीक है, एक होता है विकसित कोशिका। अविकसित कोशिका के अंतर्गत आएगा, आपको क्या आएगा? अविकसित कोशिका के अंतर्गत आएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और विकसित कोशिका के अंतर्गत क्या आएगा? यह आएगा यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत आएगा। और जो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आएगा, इसमें आएगा सभी हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज इतना ही रखते हैं। आगे सेल के बारे में और भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हम लोग जान गए कि ये जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, इसके तारकाय सेंट्रोसोम, इसमें मतलब ये जो है पादप कोशिका, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ लवक पाया जाता है। और भी हो सकता है कई बात, बहुत सारा पॉइंट छूट गया होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना साथ दिया। थैंक यू सो मच।